Okay, please mute yourself. हेलो मैम। हाँ yes, बोलो बोलो. Sorry, I muted someone. हाँ बोलो, क्या हुआ? कोई तो कुछ कह रहा है. मैम जो ऐप पे आपने वो क्वेश्चन आई मीन लिंक डाला ना एग्जाम का रात को, वो भी हमें वहाँ पे दिख नहीं रही है मैम। Yes. हाँ 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 yes yes. I will make few changes. आप लोग अभी देख पाओगे. ठीक है. एंड आपको टेस्ट देने के बाद उसका जो डेडलाइन है ना, वो खत्म होने के बाद आपको आपका रिपोर्ट दिखेगा. ठीक है. तो आई विल कीप इट ओपन फ्रॉम मॉर्निंग 10 टू टिल नेक्स्ट डे आफ्टरनून 12. ऐसा करती हूँ. फिर जैसे ही दूसरे दिन के 12 दोपहर के 12 बज जाएंगे, नून का टाइम हो जाएगा, फिर आपको आपका रिपोर्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है. yesterday I didn't discuss that. So मैं आज रात को ओपन करूंगी टेस्ट, और कल दोपहर तक वो रहेगा. आप कभी भी दे सकते हो उसको. फिर 12 बजे के बाद आपको आपका रिजल्ट वहाँ पे दिख जाए. ठीक है. आई हैव टू पुट द इन टाइम एंड आउट टाइम. ठीक है. बट मैम कल टेस्ट है ना. हेलो हेलो मैम. हाँ तो आप कभी भी दे सकते हो. दैट्स व्हाट आई सेड. हर रोज मैं 30 मार्क्स का एक टेस्ट डाल रही हूँ वहाँ पे. हर रोज 30 मार्क्स का एक टेस्ट डाला जाएगा. तो कल का एक 30 मार्क्स का और आज का एक 30 मार्क्स का. ऐसा अभी 2 टेस्ट आज मैं रात को 10 बजे ओपन कर लूँ. 10 बजे या 9 बजे, वॉट एवर, 9 PM से दूसरे दिन मॉर्निंग के नून 12 o'clock तक वही टेस्ट ओपन रहेगा. आप कभी भी दे सकते हो उसको. बट आपका सिंगल अटेम्प्ट रहेगा वो. आप बार बार नहीं दे पाओगे. ठीक है. और जब आप टेस्ट देते हो तो आपको दूसरा स्क्रीन पे स्विच करना नहीं है. रिमेम्बर, आपको आपका फोन डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे रखना है, और आपको किसी को कॉल नहीं लगाना है, नहीं कोई कॉल उठाना है. ओके. और आप स्क्रीन भी स्विच नहीं कर सकते. यानी आप व्हाट्सएप अगर ओपन करने की कोशिश मत करना, वो टेस्ट अपने आप सबमिट हो जाए. ओके. चलो या सो कमिंग बैक टू द बेसिक्स. देखो, तो जब मैं जर्नल एंट्री को पास करती हूँ, देन आई डू द लेजर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस. इसमें प्रॉब्लम क्या है कि सभी चीजों का मैं जर्नल एंट्री अगर पास करूंगी, तो परचेसेस के दिन में अगर मैं 100 ट्रांजैक्शन से 100 ट्रांजैक्शन आई एम रिकॉर्डिंग फॉर द परचेसेस. परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेस अकाउंट डेबिट टू एबीसी कंपनी, परचेस अकाउंट डेबिट टू XYZ. तो अननेसेसरी मेरा जर्नल कितना बल्कि बन जाएगा. सिर्फ और सिर्फ परचेस के ट्रांजैक्शन से भर जाएगा. राइट. वैसे ही अगर मैं सिर्फ सेल्स के मेरे दिन के 100 ट्रांजैक्शन है, तो मेरा पूरा जर्नल बल्कि बन जाएगा सिर्फ सेल्स वाले ट्रांजैक्शन. ओके. और इसमें क्या होगा कि कोई अगर एक सिंगल गलती करता है, कोई एक सिंगल परचेज का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने में गलती करता है या सेल्स का, तो पूरे जर्नल पे उसका इम्पैक्ट जाएगा. गलत लेजर पोस्टिंग हो जाएगा. आई विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड हु मेड द मिस्टेक. सो टू अवॉइड ऑल ऑफ दिस, जर्नल को एक सब्स्टिट्यूट दिया गया है. जर्नल एंट्री पास करने के जगह पे एक दूसरा अल्टरनेटिव दिया गया है. ठीक है. एंड दैट अल्टरनेटिव इज कॉल्ड एज अ सब्सिडरी बुक्स. जर्नल एंट्री पास करने की जगह पे जो दूसरा अल्टरनेटिव दिया गया है, उसे कहते हैं सब्सिडरी बुक्स. क्या कहते हैं इसे? सब्सिडरी बुक्स. तो जैसे जर्नल एक प्राइमरी एंट्री, ओरिजिनल एंट्री का एक रिकॉर्ड होता है, वैसे ही सब्सिडरी बुक इज अ सब्स्टिट्यूशन टू पासिंग अ जर्नल एंट्री. जर्नल एंट्री मत पास करो, पर वो कहीं पे इस तरीके से उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करो कि वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाए, और इसके बाद वाला फ्लो फिर नॉर्मल तरीके से चलेगा. उसके बाद वाला फ्लो वही रहेगा जो आपका पहले का है. कि जैसे सब्सिडरी बुक्स के बाद भी आप लेजर पोस्टिंग करोगे, फिर आप उसका ट्रायल बैलेंस बनाओगे, फिर ये वाला फ्लो वैसे ही चलेगा. सिर्फ सब्स्टिट्यूशन किसे के दिया गया है? जर्नल एंट्री पास करने के जगह पर आप सब्सिडरी बुक्स को बनाओ. ओके. तो सब्सिडरी बुक्स मतलब क्या? there are 5 main types of subsidiary books. Okay. So the first book is sales book. यानी ये बुक सिर्फ सेल्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगी. सेकेंड सब्सिडरी बुक इज परचेज बुक, क्योंकि ये बार बार होने वाले ट्रांजैक्शन है, तो उनको जर्नल में डाल के बल्कि बनाने की जगह पे मैं सेपरेट बुक्स बनाऊंगी. द थर्ड बुक इज सेल्स रिटर्न बुक, एंड फोर्थ बुक इज परचेज रिटर्न बुक. ओके. फोर्थ बुक कौन सा मेरा? परचेज रिटर्न बुक. ये बार बार होने वाले परचेसेस के ट्रांजैक्शन परचेज बुक में जाएंगे, सेल्स के ट्रांजैक्शन सेल्स बुक में जाएंगे, परचेज रिटर्न के परचेज रिटर्न बुक में, सेल्स रिटर्न के सेल्स रिटर्न बुक में. क्योंकि दिन में ये मेरे 50-100 ट्रांजैक्शन हो गए, तो मैंने एक पर्सन को यहाँ पे अपॉइंट कर दिया, चलो तुम सेल्स बुक को संभालो, चलो तुम परचेज बुक को संभालो. तो इसमें कुछ भी गलती हो जाएगी तो आई कैन हेल्प देम रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक्स दैट दे आर मेकिंग. ओके. इसीलिए सब्सिडरी बुक्स को बनाया गया.
सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने कहा कि 5 इंपॉर्टेंट बुक्स है, ओके, तो ये तो 4 इंपॉर्टेंट बुक्स हो गई। इसके अलावा और एक सब्सिडरी बुक है जिसे हम कहते हैं कैश बुक। तो जैसे सेल्स बुक सेल्स को रिकॉर्ड करेगी, तो इसमें जो ये चारों बुक्स में जो रिकॉर्ड होने वाले हैं ट्रांजैक्शन, दे मे नॉट बी इन अ फॉर्म ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के फॉर्म में ये रिकॉर्ड नहीं होते हैं, तो जो भी तरीके से हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ पे सिर्फ वही ट्रांजैक्शन जाते हैं जो कि क्रेडिट बेसिस के। कौन से ट्रांजैक्शन? जो कि क्रेडिट बेसिस पर है, ठीक है। तो जो सेल्स मैंने क्रेडिट बेसिस पे किया है, सिर्फ वही यहाँ पे जाएगा सेल्स बुक में। अगर मैं कोई सेल्स कैश बेसिस पे करती हूँ, तो वो जाने वाला है, मेरे पास उसके लिए सेपरेट बुक है कैश बुक, क्योंकि वो मैंने कैश में सेल किया तो कहीं ना कहीं तो कैश ट्रांजैक्शन आ रहा है, इसीलिए कैश सेल्स जाएंगे कैश बुक में, ओके। अगर मैं परचेसेस करती हूँ जो कि क्रेडिट बेसिस पे, ना व्हाट यू मीन बाय क्रेडिट परचेसेस, ऐसे परचेसेस जो मैंने उधारी पे किया, राइट, तो वो जाएंगे परचेस बुक में। बट वही परचेसेस अगर मैं कैश बेसिस पे करती हूँ, तो वो कहाँ पे जाने वाले हैं? कैश बुक। इफ द ओरिजिनल परचेज वाज ऑन अ कैश बेसिस, अगर ओरिजिनल परचेज आपका कैश बेसिस पे था और उसमें के गुड्स, कुछ गुड्स आपने रिटर्न कर दिए, तो जब आप वो गुड्स रिटर्न करने जाओगे तो आप सामने वाले से कैश मांगोगे वापस। आप बोलोगे कि मेरा कैश दे दो। एक मिनट यूर, नहीं बेटा, अभी 7 o'clock को हाफ एन आवर बाकी है, ठीक है, आई लेट यू नो। आधा घंटा? हाँ, आधा घंटा। तो अगर मेरा ओरिजिनल परचेस अगर कैश बेसिस पे था और इसमें से कुछ गुड्स मैंने रिटर्न कर दिए, तो मैं सामने वाले को क्या बोलूंगी? चलो तुम तुम्हारे गुड्स ले लो, मुझे मेरा कैश दे, राइट। तो जैसे ही कैश पिक्चर में आ जाएगा, जहाँ पे मैं परचेस रिटर्न कर रही हूँ, कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड, परचेस रिटर्न अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, क्योंकि इसमें कैश इन्वॉल्व है। तो ये ट्रांजैक्शन परचेस रिटर्न का, जो कि ओरिजिनल कैश बेसिस पे था परचेसेस, वो रिकॉर्ड होगा कैश बुक में। वैसे ही जो मैं सेल्स किया मैंने, जो कि मैंने कैश बेसिस पे किए, ठीक है, तो कैश बेसिस पे किए मतलब जिस पार्टी को मैंने सेल किया उससे मैंने कैश लिया और मैंने सेल्स को क्रेडिट किया। अब इसमें से कुछ गुड्स डिफेक्टिव निकल गए, तो सामने वाली पार्टी आएगी और मुझे ये कहेगी कि तुम तुम्हारे गुड्स वापस ले लो, तो मैं सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट कर दूंगी और मुझे उसे उसे कैश निकाल के देना पड़ेगा। सामने वाले पार्टी को मुझे कैश देना पड़ेगा क्योंकि ओरिजिनल ट्रांजैक्शन कैश पे था। तो सेल्स रिटर्न, द सेल्स व्हिच वाज ओरिजिनल ऑन अ कैश बेसिस, अगर उसके केस में सेल्स रिटर्न होता है, तो क्योंकि हमें यहाँ पे कैश वापस देना पड़ेगा, तो अगेन इट विल बी रिकॉर्डेड इन अ कैश बुक। इसके अलावा जो सेल्स रिटर्न ओरिजिनली सेल्स जिसका क्रेडिट बेसिस पे था, उसके क्रेडिट बेसिस वाला सेल्स रिटर्न जो है वो कैश सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड होगा, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने पार्टी को सेल्स किया क्रेडिट बेसिस पे, तो मैंने क्या किया? एबीसी कंपनी का अकाउंट डेबिट कर दिया और सेल्स अकाउंट मैंने क्रेडिट कर दिया। क्योंकि मैंने इसको क्रेडिट बेसिस पे सेल किया था, जब ये पार्टी मेरे पास गुड्स रिटर्न करने के लिए लेकर आएगी, तो मान लो मैंने 5,000 वैल्यू के गुड्स सेल किए थे, उसमें से वो 1,000 रुपीज के गुड्स रिटर्न कर रहे थे, तो मैं कहूंगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 1,000 के गुड्स में रिटर्न वो मुझे सामने वाली पार्टी कर रही है। अब मैं क्या उनको कैश निकाल के दूंगी क्या? एम आई गोइंग टू पे देम द कैश? यस और नो? क्या मैं कैश दूंगी उनको निकाल के? नहीं ना, क्योंकि ओरिजिनल जो सेल्स हुआ था उसके लिए एबीसी ने मुझे पैसे कहाँ दिए? नहीं दिए थे मुझे, तो मैं कहाँ से उनको पैसे रिटर्न करूँ? उन्होंने रिटर्न गुड्स करने पे मैं थोड़ी ना उनको कैश निकाल के दूंगी। तो आई विल बी क्रेडिटिंग द एबीसी कंपनी अकाउंट इन दैट केस। 1,000 रुपीज से मैं एबीसी कंपनी का अकाउंट क्रेडिट कर दूँ। तो जब मेरा ओरिजिनल सेल्स क्रेडिट बेसिस पे था, सेल्स मैंने रिकॉर्ड किया होगा सेल्स बुक में,
जब ओरिजिनल सेल्स क्रेडिट बेसिस पे था तो उसका जो सेल्स रिटर्न है वो भी रिकॉर्ड होगा सेल्स रिटर्न बुक में, वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि ओरिजिनल सेल्स कैश बेसिस पे नहीं था। ओके, क्लियर? यस मैम। सो द पॉइंट ओवर हियर इज दिस 4 बुक, ये 4 बुक्स कब यूज होती है? जब कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन आपको रिकॉर्ड करना है, कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन जब रिकॉर्ड करना है, सेल्स का, परचेज का, सेल्स रिटर्न का, परचेज रिटर्न का, इस चारों बुक्स में से एक बुक आप यूज करोगे। ओके, और जहां कहीं पे भी आप सेल्स कैश में कर रहे हो, परचेज कैश में कर रहे हो, सेल्स रिटर्न कैश में कर रहे हो, या परचेज रिटर्न आप कैश में कर रहे हो, तो दूसरा बुक यूज होने वाला है जिसे हम कहते हैं कैश बुक। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? अब मैं आप लोगों को सेल्स रिटर्न बुक का फॉर्मेट बताऊंगी, परचेज रिटर्न का बताऊंगी, सेल्स रिटर्न एंड परचेज रिटर्न का एक एक फॉर्मेट बताऊंगी, बट आवर फोकस इज नॉट गोइंग टू बी दिस 4 बुक्स, हमारा फोकस रहने वाला है कैश बुक। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मेट में आपको एक एक दो एग्जांपल्स के साथ अभी बताऊंगी, बट हमारा फोकस क्या रहने वाला है? कैश बुक हमारा फोकस। ओके, ठीक है। सो सेल्स बुक दिखता कैसे है? Sales book is just a substitution to a journal entry. Please remember this. Credit transactions will be recorded in this book. ये क्वेश्चन आता ही आता है इसके ऊपर। ठीक है, तो अब देखो सेल्स बुक दिखती कैसी है? वेरी सिंपल। सेल्स बुक, there will be a date column, there will be the next column is name of the customer. जिसे मैं सेल कर रही हूँ ना, उसका नाम लिखना है मुझे, तो नेम ऑफ कस्टमर, फिर उसका जो भी इनवॉइस नंबर रहेगा वो रहेगा इनवॉइस नंबर। इसे कहते हैं आउटवर्ड इनवॉइस नंबर। आउटवर्ड क्यों? क्योंकि हम उसको इनवॉइस बाहर दे रहे हैं ना हम लोग, राइट? हमारे पास नहीं आ रहा है, हमें किसी को देना, इट इज कॉल्ड एज एन आउटवर्ड इनवॉइस नंबर, राइट? इसके बाद आप लिख सकते हो LF कॉलम, क्योंकि इसका भी लेजर बनता है। जो भी हम यहाँ पे करने वाले हैं, हर एक पार्टी के लेजर में इसका इम्पैक्ट जाने वाला है। एंड द लास्ट कॉलम इज अमाउंट कॉलम। दिस इज हाउ अ सेल्स बुक लुक्स लाइक। ओके, तो जैसे ही मैं कोई सेल्स करूंगी जो कि क्रेडिट बेसिस पे होगा, लेट्स टेक दिस एग्जांपल कि ABC कंपनी को मैंने सेल्स किया 5000 रुपीज का। तो सपोज से ऑन 2021 Jan 1 मैंने क्रेडिट बेसिस पे ABC को सेल किया, तो मुझे बस यहाँ पे ABC कंपनी का नाम लिखना है, उसका जो भी इनवॉइस नंबर होगा से S1 2 3 4 वो लिखना है, और कितने का मैंने सेल्स किया? 5000 का। यहाँ पे 5000 अमाउंट लिखनी, ये हो गया मेरा सेल्स रिकॉर्ड जो कि मैंने क्रेडिट बेसिस पे किया। ओके, नाउ इफ आई वांट टू कंप्लीट दिस ट्रांजैक्शन, सो इस पूरे महीने में मैंने जितने भी सेल्स किए होंगे, मैं सिर्फ यहाँ पे पार्टीज के नाम लिखने वाली हूँ, XYZ लिमिटेड। ओके, जितने भी मैंने सेल्स किए हैं वो मैं यहाँ पे लिखते जाऊंगी, बट ये तो मैं एक सिंगल इम्पैक्ट दे रही हूँ। हमने देखा कि जर्नल में तो हम 2 इम्पैक्ट देते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। तो यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं ना डेबिट लिख रही हूँ ना मैं क्रेडिट लिख रही हूँ, करेक्ट? बट मुझे तो लेजर पोस्टिंग कंप्लीट चाहिए, बिकॉज विदाउट लेजर पोस्टिंग मेरा ट्रायल बैलेंस कैसे मैच करेगा? म्यूट गाइस, प्लीज। Okay. So without the debit and credit, how my ledger posting can be completed? हर एक चीज का 2 इम्पैक्ट दिए बिना ना मेरा ट्रायल बैलेंस टैली होगा, ना मेरे बैलेंस शीट टैली होगी, ना कुछ भी टैली होगा, राइट? तो जब भी हम कोई भी बुक्स में एंट्री पास करते हैं तो मुझे सेल्स लेजर बनाना ही पड़ेगा। क्या बनाना है मुझे? I have to create a sales ledger. Even though I have made a sales book, I will have to create a sales ledger, and I have to create each and every party का भी ledger. मुझे ABC कंपनी का भी लेजर बनाना पड़ेगा, मुझे XYZ कंपनी का भी लेजर बनाना पड़ेगा। लेजर को सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ये सब्स्टिट्यूशन सिर्फ जर्नल एंट्री को पास करने का है। ठीक है, तो जैसे ही इसमें कोई एंट्री पास होती है, जब भी हम सेल्स करते हैं क्रेडिट बेसिस पे, तो पार्टी का अकाउंट डेबिट करते हैं। इसलिए जैसे ही मैं इस सेल्स बुक में एंट्री डालूंगी, ABC कंपनी का नाम लिखूंगी,
I have to go to the ABC company ledger debit side and write down here 2 cells. क्योंकि as if when I am writing in a sales book, मैं सिर्फ सेल्स बुक का क्रेडिट वाला इम्पैक्ट जो है ना, क्रेडिट वाली एंट्री में यहाँ पे कर रही हूँ. बट कहाँ पे जाए ये मेरा सेल्स, एबीसी कंपनी का डेबिट कहाँ जाए? क्योंकि जब तक मैं डेबिट एंड क्रेडिट नहीं दूंगी तब तक मेरा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं. तो जैसे मैं सेल्स बुक में एंट्री करती हूँ, मुझे जाना है एबीसी कंपनी के लेजर में, और एबीसी कंपनी के लेजर में डेबिट साइड में मैं लिखूंगी कि मैंने एबीसी को 5000 का सेल्स. ओके, ठीक है. अब जितने भी सेल्स में इस महीने में सेल्स बुक में करूंगी, उन सभी का एट द एंड ऑफ द मंथ आई विल टेक द टोटल. मान लो इस महीने मैंने सिर्फ 15,000 का सेल्स किया, ठीक है. तो इसकी जो यहाँ पे टोटल आएगी आपकी, उसको आपको एंड ऑफ द मंथ उठाना है. लाइक 31st ऑफ जैन को मैं इसका टोटल ले लूंगी. नाउ सेल्स अकाउंट गेट व्हाट, क्रेडिटेड और डेबिटेड व्हेन वी डू द सेल्स. सेल्स लेजर क्या होता है, डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? क्रेडिट हुआ, करेक्ट, क्रेडिट हुआ मैम. ये जो जितने भी सेल्स हुए हैं ना, उन सभी का मैं टोटल लेने वाली हूँ और मैं जाने वाली हूँ सेल्स के लेजर में, और मैं वहां पे लिखने वाली हूँ बाय. और यहाँ पे जितना भी मेरे पूरे महीने का सेल्स है 15,000 में यहाँ पे लिखूंगी. मैंने इंडिविजुअली वापस कस्टमर के नाम यहाँ पे लिखे नहीं. क्यों? क्योंकि वो मैं ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुकी हूँ. कस्टमर वाइज अगर मुझे देखना है तो वो मेरा ऑलरेडी यहाँ पे रिकॉर्ड है. देन व्हाई डू आई डू राइट इट अगेन? जरूरी नहीं है. तो मैं सीधा सेल्स बुक का टोटल लूंगी और डायरेक्टली उसको डाल दूंगी सेल्स लेजर में बाय सेइंग बाय सन्ड्रीज फ्रॉम सेल्स बुक. बाय सन्ड्रीज फ्रॉम सेल्स बुक मतलब ये मैं सेल्स बुक से लेकर आ गई, ये बैलेंस में सेल्स बुक से लेकर आ गई. तो होगा क्या, मेरे सेल्स लेजर के क्रेडिट में इम्पैक्ट जाएगा 15,000 का, और मेरा डेबिट वाला इम्पैक्ट हर एक पार्टी के लेजर में जाएगा. तो सब मिला के मैंने डेबिट दे दिया 15,000 का, एबीसी को डेबिट दिया 5 का, XYZ को डेबिट दिया 5 का. तो दोनों मिला के डेबिट कितना गया? 15,000 का डेबिट गया. और सेल्स लेजर को मैंने क्रेडिट कितना दिया? 15 का. तो मेरा डेबिट एंड क्रेडिट मैच कर दिया. जैसे ही मेरा डेबिट एंड क्रेडिट मैच हो जाएगा, इसके बाद वाली जो प्रोसेस है, जिसे हम कहते हैं कि हम बैलेंसिंग करते हैं, फिर बैलेंस कैरेट डाउन निकालते हैं, फिर हम उसका ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ये प्रोसेस यहाँ से कंटिन्यूड ऐसे ही चलेगी. उसमें कोई चेंज नहीं है. द ओनली चेंज इज वी आर नॉट पासिंग द जर्नल एंट्री, वी आर पोस्टिंग द ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स डायरेक्टली. क्लियर? समझ में आई बात? यस, यस मैम. okay, so this is how each and every book will be prepared. हर एक बुक का फॉर्मेट यही कुछ कॉलम्स है. बिलीव में आपको वो कॉलम्स पूछे नहीं जाएंगे. टू द मोस्ट द डिफिकल्ट क्वेश्चन दैट कैन कम ऑन दिस इज, सेल्स बुक की जो टोटल है वो आप सेल्स लेजर के कौन से साइड में डालेंगे? वेयर विल बी द टोटल ऑफ द सेल्स बुक विल बी पोस्टेड टू विच साइड ऑफ द सेल्स लेजर? बताओ कौन से साइड में जाएगा? क्रेडिट साइड. सेल्स लेजर के क्रेडिट साइड में जाएगा. सेम वे जब आप परचेज बुक बनाओगे तो परचेज की जो टोटल लोगे वो परचेज लेजर के कौन से साइड में डालोगे? डेबिट साइड. डेबिट साइड में. डेबिट साइड में. ओके, वैसे ही आप सेल्स रिटर्न बुक बनाओगे तो सेल्स रिटर्न बुक की जो टोटल आएगी वो सेल्स रिटर्न लेजर के कौन से साइड में डालोगे? डेबिट साइड. डेबिट साइड. सेल्स रिटर्न विल ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस. तो वहां पे आप सेल्स रिटर्न लेजर के डेबिट साइड में लिखोगे टू सन्ड्रीज फ्रॉम सेल्स रिटर्न बुक, राइट. और उसके डेबिट साइड में आप एंट्री करोगे जब आप परचेज रिटर्न बुक बनाओगे, परचेज पूरे महीने का परचेज रिटर्न का टोटल लोगे और वो आप परचेज रिटर्न लेजर के क्रेडिट साइड में डालोगे. करेक्ट, बिकॉज परचेज रिटर्न हैव अ क्रेडिट बैलेंस. दिस इज द मैक्सिमम थिंग दैट दे कैन आस्क यू. ठीक है, या मे भी ट्रांजैक्शन दे देंगे और पूछेंगे कौन से बुक में रजिस्टर करोगे. एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस बुक्स में जाते हैं, जो कि सेल्स बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न. कैश सेल्स, कैश परचेसेस विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, दे आर गोइंग टू बी रिकॉर्डेड इन अ कैश बुक, जो हम अभी देखेंगे. क्लियर? कौन से ट्रांजैक्शन जाते हैं बुक्स में? क्रेडिट वाले. ओके,
Am I clear, guys? Yes. आ रही है देखो. Okay. So please remember only and only point that you have to remember, star mark. सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शन जाते हैं इन 4 बुक्स में, सेल्स बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक एंड परचेज रिटर्न बुक में सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शन जाते हैं. कैश वाले ट्रांजैक्शंस कैश बुक में जाने. ओके. नाउ सेकंड पॉइंट, यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं वो परचेसेस और सेल्स ऑफ गुड्स होना चाहिए. If I buy the furniture, can I put it into the purchase book? अगर मैंने फर्नीचर परचेज किया तो क्या मैं उसको परचेज बुक में रिकॉर्ड करूंगी? अगर मैंने फर्नीचर को सेल किया तो क्या मैं उसको सेल्स बुक में रिकॉर्ड करूंगी? नहीं, क्योंकि ये जो बुक्स है ये सिर्फ गुड्स के लिए है, फर्नीचर मेरे लिए गुड्स नहीं है. तो फिर उसका एंट्री कहाँ पे जाना चाहिए? If I purchase the furniture and I am maintaining the subsidiary book, मेरे पास कैश बुक है, सेल्स बुक है, परचेज बुक है, सेल्स रिटर्न है, परचेज बुक है. अब इसके अलावा जो एंट्री आएगी वो कहाँ पे जाएगी? कहाँ पे जाएगी? जर्नल प्रॉपर. It has to go to the normal journal. जैसे हम नॉर्मल जर्नल बनाते हैं तो कुछ ट्रांजैक्शन, इवन दो यू मेंटेन अ सब्सिडरी बुक, few transaction which cannot be fitted into this 4-5 books has to go into the journal के format में. That is called as a journal proper. Okay. तो उस मशीनरी परचेज की, उस फर्नीचर परचेज का आप नॉर्मल एंट्री करोगे, परचेज ऑफ फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू. अब वो मैंने कैश में नहीं किया था. अगर वो परचेज मैंने कैश पे किया होता तो वो कैश बुक में जाता था. फर्नीचर परचेज कैन गो इनटू द कैश बुक. कैश बुक पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कैश बुक में सिर्फ गुड्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन जा सकते हैं. नो रिस्ट्रिक्शन. If I do the purchases using the bank or a cash, it can go to the cash book. But when I purchase the furniture on a credit basis, मेरा फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा. और मान लो कि मैंने होम डेकोर से फर्नीचर लिया है, तो होम डेकोर कंपनी का अकाउंट क्रेडिट होगा. दिस कैन नॉट गो इनटू द परचेसेस इवन दो इट इज अ क्रेडिट परचेज, बिकॉज ये गुड्स के रिलेटेड नहीं है. इट इज माय एसेट, सो इट विल बी गोइंग टू द जर्नल. ये नॉर्मल जर्नल प्रॉपर में जाए. क्लियर विद दिस? ये फंडा क्लियर है आपके दिमाग में अभी? ओके मैम. कोई कंफ्यूजन नहीं करना इसमें. प्लीज बेसिक्स रिवाइज कर. Okay, because you are going to be tested. Nobody is going to ask you posting वगैरह करो, but posting कहाँ जाना चाहिए आपको for sure पता. तो 2 थंब रूल आपको इसमें ध्यान में रखने हैं. 4 बुक्स में एंट्री कब जाती है? जब वो क्रेडिट बेसिस पे हो. एंड सेकंड, इट हैज टू बी रिलेटेड टू द गुड्स. 4 बुक्स के बारे में बात करी मैं. सेल्स बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न. कैश बुक में कोई भी कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन जा सकता है, भले वो गुड्स का हो या नॉन गुड्स का. So asset purchase on a cash basis, asset purchase using the bank, asset purchase using the debit card, asset purchase using the credit card, etc. can go in a cash book. ठीक है. बट वही asset जब मैं क्रेडिट बेसिस पे परचेज करती हूँ, it cannot go into the purchase book because वो गुड्स के रिलेटेड नहीं है. It has to go to the journal proper. Okay, clear up to now? Yes. Yes. यस मैम. तो आज आप लोग सिर्फ एक बार ना सेल्स बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक और परचेज रिटर्न बुक के कुछ ट्रांजैक्शन निराली पब्लिकेशन बुक में से आप कर लेना. ठीक है. जस्ट रैंडमली ड्यू टू ट्रांजैक्शन, बिकॉज देखो इसमें ट्रेड डिस्काउंट भी हो सकता है. ठीक है. तो आपको नेट सेल्स प्राइस रिकॉर्ड करनी है. ट्रेड डिस्काउंट जाने के बाद जो भी प्राइस आएगी वो आपको सेल्स बुक में रिकॉर्ड करनी है या परचेज बुक में रिकॉर्ड करनी है. ओके. ओके. Now, the important second point over here is how to make a cash book. ठीक है. So, cash book के 2-3 अलग-अलग टाइप्स है. First thing remember, जब आप कैश बुक बनाते हो तो आपको कैश लेजर बनाने की जरूरत नहीं. बाकी सब केस में जब मैंने सेल्स बुक बनाया मुझे सेल्स का लेजर बनाना पड़ा, परचेज बुक बनाया मुझे परचेज का लेजर बनाना पड़ेगा. बट जब मैं कैश बुक बनाऊंगी मुझे कैश का लेजर बनाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बिकॉज कैश बुक इज एग्जैक्टली लाइक अ कैश का लेजर. कैश बुक एग्जैक्टली कैश के लेजर की तरह दिखता है.
वो काम भी वैसा ही करता है। मुझे बैलेंस चाहिए कैश बुक का, मुझे कभी भी मेरा कैश का बैलेंस पता चलेगा मेरी कैश बुक। ओके, लाइक अ लेजर हैव अ cash ledger have a two sides, debit and credit. Cash book also have a two sides, debit and credit. When I prepare a cash book with a single column to record the cash transaction, it is called as a simple cash book. इसे कहते हैं सिंपल कैश बुक। यहाँ पे मैं अमाउंट का एक सिंगल कॉलम बनाने वाली हूँ। यहाँ पे है मेरा डेट, यहाँ पे है मेरा पर्टिकुलर्स, और यू कैन कॉल इट एज अ रिसीट। आप इसको रिसीट भी बोल सकते हो। एंड यहाँ पे मेरा कॉलम है LF, ओके, नॉर्मल LF कॉलम। ठीक है, तो कैश बुक में कब यूज कर रही हूँ? जब मेरे बहुत सारे कैश के ट्रांजैक्शन डेली बेसिस पे चलते हैं, मुझे जर्नल एंट्री पास करनी नहीं है, मुझे मेरा जर्नल बल्कि बनाना नहीं है। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ब्ला 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 अकाउंट डेबिट टू कैश, राइट? बहुत सारे कैश के ट्रांजैक्शन, राइट? सो इंस्टेड ऑफ पासिंग अ जर्नल एंट्री, मैंने कैश बुक ही बना दी थी जहाँ पे मैं कैश के रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करूँ। तो कैश बुक विल हैव अ टू साइड्स, डेबिट and credit. The credit side will have the same columns like a debit side. Date, particulars, you can also call it as a payments. Okay, क्योंकि कैश बुक की क्रेडिट साइड आपको पेमेंट्स बताती है। यहाँ पे आएगा आपका LF कॉलम, सॉरी यहाँ पे आपका आएगा जेफ, यहाँ पे आप लोगों को वाउचर नंबर आता है। Let me just check in the format once. किसी के पास बुक है, जरा कैश बुक में चेक कर लो। लेजर फोलियो, हाँ इसका लेजर फोलियो बनेगा ना? ओके, यस, इसका लेजर फोलियो बनेगा। एंड देन यू हैव द अमाउंट कॉलम। तो ये अमाउंट कॉलम जो है ये रहेगा कैश रुपीज। ओके, तो जब मैं सिंपल कॉलमनर कैश बुक बनाती हूँ, मतलब मैं सिर्फ कैश के रिलेटेड ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड करने वाली हूँ, जिसका मैं कोई जर्नल एंट्री पास करने वाली नहीं। ओके, नाउ ऐसा जरूरी तो नहीं है कि हमेशा मेरे सारे ट्रांजैक्शन कैश के थ्रू ही होंगे, राइट? So there can be a time when I have to record both कैश के भी ट्रांजैक्शन है और कुछ बैंक के भी ट्रांजैक्शन है। And repetition of those transaction is quite often. Okay, कैश के जितने ट्रांजैक्शन होते हैं उतने ही मेरे बैंक के भी ट्रांजैक्शन होते हैं। So अगर मैं सिर्फ कैश बुक बना लूँ कैश कॉलम से और बैंक ट्रांजैक्शन में वापस जर्नल में रिकॉर्ड करती बैठूं, फिर उसका मैं लेजर पोस्टिंग करूँ, तो इंस्टेड ऑफ दैट कैश बुक गिव यू एन ऑप्शन टू रिकॉर्ड योर बैंक ट्रांजैक्शंस एज वेल। बट उस टाइम पे मुझे और एक यहाँ पे अमाउंट के लिए कॉलम बनाना है जो कि बैंक के रिलेटेड ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा। सो व्हेन आई मेक अ कैश बुक विथ टू कॉलम्स फॉर द अमाउंट्स, one is for the bank, one is for the cash. Again on the credit side, same thing. One to record the bank transaction, one to record the cash transaction. It is called as cash book with two columns. इसे कहते हैं cash book with two columns. Okay? तो एक ही जगह पे मेरे सारे कैश के और बैंक के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होने वाले। बट हाउ डज दिस वर्क? ओके, कैश बुक पे सिंपल कॉलम बनाना बहुत इजी है, क्योंकि आप लोग उसको कर सकते हो जैसे नॉर्मल लेजर बनाते हो। ठीक है, तो जैसे ही आपके पास कुछ कैश आई, आप क्या एंट्री पास करते हो? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। इसका लेजर पोस्टिंग कैसे करोगे? कैश बुक के कैश लेजर के कौन से साइड में जाओगे? डेबिट साइड। वैसे ही मुझे कैश बुक के डेबिट साइड में जाना है और यहाँ पे टू सेल्स करके रिकॉर्ड करना है, और कैश वाले कॉलम में मैं रिकॉर्ड करूंगी कि मैंने 5000 की कैश सेल्स की। तो simple cash book is very easy. It will same work like your ledger. But a cash book with the two columns, there are some special transactions that you have to take care of. Okay. Now remember, your cash book will always have some opening balance. कैश बुक को हमेशा कुछ ना कुछ तो ओपनिंग बैलेंस रहने वाला है। क्यों? क्योंकि आप पहली बार थोड़ी ना बिजनेस कर रहे हो, राइट? आपके पास ऑलरेडी कुछ तो कैश का बैलेंस होगा। तो से ऑन 1st of Jan, I started with the opening balance, so I will call it as a two balance brought down. मेरे पास कैश का बैलेंस है 50,000 रुपीज का। Then I started doing the transaction. Cash account debit to sales. मैंने 5,000 का सेल्स किया, so I will record it to the debit because कैश बुक की ये रिसीट साइड है, कैश अकाउंट डेबिट हुआ है,
तो मान लो on 2nd of Jan I did some sales and for that I received the cash of rupees 5,000. Now I'm not passing any journal entry. I'm directly putting the transaction in a cash book. तो कैश बुक में मुझे लिखना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे नरेशन लिखना पड़ेगा क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ही यहीं पे रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मुझे ध्यान में थोड़ी रहेगा कि कुछ ट्रेड डिस्काउंट मिला था, कैश डिस्काउंट मिला था, एक्सेट्रा. So I have to directly record it here. So I can say being goods sold. अगर किसी सेल किया है उसका मुझे नाम लिखना है तो मैं नाम लिख सकती हूँ. Because it was in cash transaction, it got recorded in a cash book. So being goods sold to Amit at 5% trade discount. और ट्रेड डिस्काउंट जाने के बाद ये 5,000 अमाउंट आई. Like that. Whenever I'm going to make a payment in a cash, suppose मैंने सैलरी पे किया in a cash, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश. कैश क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है. मैं जर्नल एंट्री पास करने वाली नहीं हूँ जर्नल बुक में, मुझे डायरेक्टली कैश बुक में उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना. विल बी द एंट्री. क्या एंट्री होगा बताओ? कौन सी साइड में एंट्री पोस्ट होगा? इसका पेमेंट है ना, सैलरी का पेमेंट हुआ है, तो कौन सी साइड में एंट्री जाएगी? क्रेडिट साइड. क्रेडिट में. क्या लिखोगे यहाँ पे? बाय सैलरी. बाय सैलरी. करेक्ट. तो ये सिंपल लेजर पोस्टिंग का रूल आपको अप्लाई करके पेड द सैलरी ऑफ रुपीज 3,000. तो बाय सैलरी क्रेडिट में मैंने पेमेंट कॉलम में लिख दी. क्लियर यहाँ तक? सो अ सिंपल कैश बुक इज वेरी इजी. ठीक है. बट what happens when a bank come into the picture? Suppose I made a payment to one of the party. मैंने कोई पार्टी को कैश में चेक देके पेमेंट किया. ओके. एंड द एंट्री इज ABC कंपनी अकाउंट डेबिट टू चेक से पेमेंट किया. राइट. तो जब भी मैं चेक से पेमेंट करती हूँ तो बैंक अकाउंट क्या होगा? हमारा क्रेडिट हो जाएगा. कौन सा बैंक अकाउंट है? We are talking about here business का बैंक अकाउंट. बिजनेस का बैंक अकाउंट मतलब करंट अकाउंट. बिजनेस का सेविंग अकाउंट नहीं हो सकता है. ओके. बिजनेस का सेविंग अकाउंट नहीं हो सकता है. तो मैं ये जहाँ यहाँ पे जो बात कर रही हूँ वो बैंक के करंट अकाउंट की बात कर रही हूँ. अब यहाँ पे देखो बैंक अकाउंट क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है कि डेबिट हुआ है? क्रेडिट हुआ है. क्रेडिट हुआ है मैम. बैंक से पैसे जा रहे हैं, तो बैंक से जब पैसे जाएंगे तो ऑब्वियसली पेमेंट साइड में एंट्री जानी चाहिए. उससे Jan 4th को मैंने ये पेमेंट किया, तो अब मुझे अमाउंट जो है इसकी पेमेंट की, मान लो मैंने 10,000 का पेमेंट किया, तो ये जो पेमेंट की अमाउंट है ये मुझे बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करनी है क्योंकि बैंक से पैसे जा रहे हैं, कैश में नहीं जा रहे हैं. तो आई विल बी रिकॉर्डिंग दिस अमाउंट इन द बैंक कॉलम ऑफ दैट कैश बुक. ठीक है. तो यहाँ पे मैं लिखूंगी बाय ABC कंपनी अकाउंट. फिर आप नरेशन में लिख सकते हो बिग फूड एंड फाइनल पेमेंट मेड टू ABC कंपनी, जो भी नरेशन है. व्हेन आई रिसीव द चेक, अगर मुझे किसी से चेक मिलता है, सपोज मुझे पार्टी से चेक मिला. ओके. एंड द सेम डे आई डिपॉजिट दैट चेक इनटू माय बैंक. अगर आपने सेम डे पे वो चेक बैंक में डिपॉजिट किया तो आपको एंट्री पास करनी है बैंक अकाउंट डेबिट टू XYZ कंपनी अकाउंट. मान लो मुझे 5,000 का चेक मिला, जिस दिन मिला मैं उसी दिन बैंक में डिपॉजिट कर. So on 5th of Jan I got the check and on the same day I deposited that check. भले वो चेक उसी दिन बैंक में क्लियर ना हो, उसी दिन आपके बैंक में पैसे जमा नहीं होंगे क्योंकि चेक क्लियरेंस को टाइम लगता है. But point is, the moment I receive the check, I have to pass the entry because transaction has happened. तो मेरा बैंक अकाउंट डेबिट होगा. बैंक अकाउंट डेबिट होगा मतलब बैंक कॉलम में मुझे 5,000 रुपीज वैल्यू बढ़ानी है. आई एम नॉट इंक्रीजिंग माई कैश बैलेंस, आई एम इंक्रीजिंग माई बैंक बैलेंस. क्यों बढ़ा रही हूँ? बिकॉज XYZ कंपनी से चेक आ रहा. So bank account debit, I've gone to the bank account debit side. जो पार्टी का नाम क्रेडिट हुआ उसका मैंने नाम लिखा, अमाउंट मैंने बैंक कॉलम में मेंशन किया. Being check received from the party and deposited into the bank on the same day. Okay. अब जहाँ पे चेक आप सेम डे पे तुरंत बैंक में डिपॉजिट नहीं करते हो, the important point that you have to remember is, आपको चेक मिला 5th of Jan को, पर आपने चेक 7th of Jan को बैंक पे डिपॉजिट किया.
अब इसमें कहीं अकाउंटिंग में डिफरेंस है क्या? यस, देयर इज अ डिफरेंस. So whenever you receive a check but is not deposited on the same day into the bank, जिस दिन आपको चेक मिलेगा उस दिन आपको बैंक के जगह पे कैश अकाउंट को डेबिट करना है, क्योंकि आप सेम डे पे डिपॉजिट नहीं कर रहे हो. आप जानबूझ के कैश का बैलेंस बढ़ा दो. फिजिकली आपका कैश बढ़ने नहीं वाला है चेक मिलने से, बट आप जानबूझ के कैश का बैलेंस बढ़ाना है जब आप सेम डे पे चेक डिपॉजिट नहीं करते हो. प्रॉब्लम में दिया है कहीं तो बाद में आप चेक को डिपॉजिट करते हो. तो 5th को मिला पर हमने सेम डे डिपॉजिट नहीं किया, उस केस में आपको कैश अकाउंट डेबिट टू XYZ कंपनी करना है. आई एम सेइंग एक्चुअली स्पीकिंग आपका कैश बैलेंस बढ़ने वाला नहीं है, फिर भी फेक कैश बैलेंस में बढ़ा रही हूँ. ओके, आई टेल यू द रीजन व्हाई. ठीक है, तो मैं फेक कैश बैलेंस बढ़ा रही हूँ 5,000 रुपीज से. 5th ऑफ जैन को मैंने एंट्री पास किया कैश अकाउंट डेबिट टू XYZ. 7th ऑफ जैन को जाके मैं ये चेक बैंक में डिपॉजिट करने वाली हूँ. या मैंने 7th ऑफ जैन को जाके बैंक में चेक डिपॉजिट किया. द मोमेंट आई विल डिपॉजिट दिस चेक इनटू द बैंक, आई विल पास द एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश. मैं जर्नल एंट्री नहीं पास करूंगी, मैं सीधा जाके कैश बुक में इसका एंट्री करूंगी. बट एंट्री क्या होगा जिस दिन मैं चेक डिपॉजिट करूंगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश. ठीक है, ऐसा क्यों करना है? क्योंकि बहुत बार मैनेजर्स भूल जाते हैं, चेक लेके तो रखते हैं बट बैंक में डिपॉजिट नहीं करते. जब आप फेक तरीके से कैश का बैलेंस बढ़ा के रख दोगे और वो हर दिन देखेगा अरे कैश तो 5,000 रुपए से कम आ रही है. क्यों कम आ रही है? क्योंकि फिजिकली तो चेक आने से कैश नहीं बढ़ा है ना आपका, तो कैश का बैलेंस कम ही आएगा आपका. फिजिकल कैश का बैलेंस हर दिन कम आएगा. फिर वो चेक करेगा अरे क्यों कम आ रहा है, अरे हाँ ये चेक मैंने सिर्फ ला के रख दिया, मैंने डिपॉजिट नहीं किया. तो जिस दिन आप ये चेक डिपॉजिट कर दोगे ना, उस दिन आप आपका कैश का बैलेंस जो नकली आपने बैलेंस बढ़ा दिया था वो कैश का बैलेंस आप कम कर दोगे 5,000 रुपीज से. यहाँ से मैं कैश का बैलेंस कम कर दूंगी. द मोमेंट आई डिपॉजिट द चेक ऑन 7th Jan इनटू द बैंक, तो मैं एंट्री पास करूंगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश. मतलब कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है 5,000 रुपीज से, तो कैश कॉलम में मेंशन करो 5,000, यहाँ पे लिखो बाय बैंक. ये हो गया इस एंट्री का क्रेडिट इम्पैक्ट. मैंने सिर्फ कैश का क्रेडिट यहाँ पे दिया है. व्हाट अबाउट अ बैंक का डेबिट? मेरा बैंक भी यहीं पर है ना, तो मुझे सेम डेट के लिए बैंक में भी एंट्री करनी है. मुझे मेरा बैंक बैलेंस बढ़ाना है 5,000 रुपीज से, क्योंकि अब ये चेक एक्चुअली जाके बैंक में डिपॉजिट होने वाला है. सो बैंक अकाउंट डेबिट, मैंने बैंक का बैलेंस बढ़ाया और यहाँ पे रीजन लिखूंगी. जो अकाउंट क्रेडिट हुआ है उसका मैं रीजन लिख रही हूँ टू कैश. जब भी कोई एक ट्रांजैक्शन में आपका बैंक और कैश दोनों एक साथ आ जाता है तो आपको यहाँ पे LF कॉलम जो है यहाँ पे आपको C मेंशन करना है, दैट मीन्स कॉन्ट्रा. यहाँ पे आपका जो LF कॉलम होगा वहां पे आपको मेंशन करना है कॉन्ट्रा. कॉन्ट्रा कब यूज होता है? Contra means whenever in a single transaction, a cash as well as bank, both accounts get impacted, it is called as a contra entry. So contra entry होने के सिर्फ 3 चांसेस है. एक पहला चांस तो ये, राइट? 3 पॉसिबिलिटीज आर देयर. वन, फर्स्ट पॉसिबिलिटी, आपको चेक मिला सेम डे पे आपने बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, इसलिए आपने जब चेक मिला तो एंट्री पास किया कैश टू पार्टी. जब आप इस चेक को एक्चुअली डिपॉजिट करने गए तो आपने कॉन्ट्रा एंट्री पास किया बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश. सेकेंड पॉसिबिलिटी ऑफ अ कॉन्ट्रा एंट्री, जब आप बैंक में से पैसे विड्रॉ करके लाते हो, कैश लगती है ना, बिजनेस में कैश लगती है, तो जब भी आप बैंक से पैसे विड्रॉ करके लाओगे और बिजनेस के ड्रॉअर में डालोगे तो एंट्री क्या होगा? कैश का बैलेंस, आपका कैश का ड्रॉअर का बैलेंस बढ़ जाएगा. तो कैश अकाउंट क्या होगा? डेबिट हो जाएगा. बैंक अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट हो जाएगा. क्रेडिट हुआ मैम. So this is the withdrawal of cash from the bank is called as a contra entry. तो contra entry होने पे ही आपका दोनों इम्पैक्ट यही पे आने वाले हैं. कैश अकाउंट बढ़ गया कि कम हुआ है? बढ़ गया, रिसीट है. इसीलिए जाके कैश का बैलेंस बढ़ा दो. मान लो मैंने बैंक से 3,000 रुपीज कैश विड्रॉ किया, जाके पहले तो कैश का बैलेंस बढ़ा दो, क्योंकि ड्रॉवर का, बिजनेस के ड्रॉवर में कैश बढ़ने वाली है. क्यों बढ़ गई? रीजन यहाँ पे लिखो बैंक. तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये हो गई कॉन्ट्रा एंट्री का फर्स्ट इम्पैक्ट.
Jan 9 को मैंने कैश विड्रॉ की। सेकेंड इम्पैक्ट, बैंक का बैलेंस कम करना है। बैंक का बैलेंस कम करना है मतलब बैंक को क्रेडिट दे दो, 3000 का क्रेडिट दे दो बैंक को। क्यों क्रेडिट दे रहे हो? क्योंकि हमने कैश निकाली, रीजन लिख दो, बाय कैश अकाउंट। क्लियर? इट इज अगेन कॉल्ड एज एन कॉन्ट्रा एंट्री, तो आपको यहाँ पे सी मेंशन कर। Second possibility of a contra entry is this, withdrawing the cash from the bank. And third possibility of having a contra entry is, तीसरा possibility क्या है contra entry का? Anyone? हम जब हम चेक इशू करते हैं पेमेंट देने के लिए, चेक इशू करते हैं तो बैंक से पैसे जाएंगे ना, कैश का क्या संबंध? थर्ड पॉसिबिलिटी ऑफ अ कॉन्ट्रा एंट्री, जैसे मैं बैंक से पैसे निकाल के ला रही हूँ, अगर मैंने बैंक में जाके पैसे डिपॉजिट कर दिए, राइट, डेली बेसिस जो भी छोटा शॉपकीपर है थोड़ी ना इतनी कैश हर रोज ड्रॉवर में रखता है, दूसरे दिन पहले जाके बैंक में सुबह जाके कैश डिपॉजिट करके आता है, करेक्ट? सो द थर्ड पॉसिबिलिटी ऑफ अ कॉन्ट्रा एंट्री, डिपॉजिटिंग द कैश इनटू द बैंक। तो जब आप बैंक में कैश डिपॉजिट करने जाओगे, अगर मुझे जर्नल एंट्री पास करना होता तो मैं बैंक अकाउंट को क्या देती थी? डेबिट, because bank become the receiver of the money. Bank is a personal account, तो डेबिट द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट होगा। ड्रॉवर से कैश निकाला मतलब कैश गोज आउट, बिजनेस से कैश चली गई, कैश अकाउंट क्रेडिट होता था। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, when I deposit the cash into the bank, this is the third possibility of a contra entry. इस केस में एग्जैक्टली अपोजिट होगा, मेरा बैंक का बैलेंस बढ़ने वाला है, बैंक का बैलेंस बढ़ने वाला है मतलब बैंक के डेबिट साइड में जाके डाल दो, 7000 मैंने कैश डिपॉजिट किया, तो बैंक का बैलेंस बढ़ा दो। क्यों बढ़ाया? क्योंकि मैंने कैश डिपॉजिट किया, रीजन आ गया यहाँ पे Jan 10। सेकेंड इम्पैक्ट ऑफ दिस, कैश तो चला गया ना, कैश का बैलेंस कम करना पड़ेगा ना, तो गो टू द कैश बुक, क्रेडिट साइड, 7,000 रुपीज कैश कम कर दो। क्यों कैश कम कर रहे हो? रीजन है क्योंकि मैंने बैंक में पैसे डिपॉजिट कर दिए, so cash account will be credited by bank 7,000. Again, this is a contra entry, mention C. So there are only 3 possibilities of having the contra entry. एक, चेक जिस दिन मिला उस दिन चेक को आपने तुरंत बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, इसीलिए कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। जब आप एक्चुअल में डिपॉजिट करने जाओगे उस दिन कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी। सेकेंड, जब आप कैश विड्रॉ करते हो बैंक से, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये कॉन्ट्रा एंट्री है। और जब आप कैश डिपॉजिट करते हो बैंक में, देन अगेन बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? यस? यस मैम। Yes, ma'am. Now whenever you make a payment, ठीक है, और एक दो transactions देख लो, whenever I make a payment to the party with the check and the check is bearer check, you understand what is bearer check? मैंने पार्टी को चेक से पेमेंट किया और चेक के ऊपर मैंने पार्टी का नाम नहीं लिखा, that is called as a bearer check, ठीक है? तो ये जब मैं पार्टी को पेमेंट कर रही हूँ, क्या होने वाला है? क्या होगा? पार्टी को जब मैं पेमेंट कर रही हूँ तो पैसे कहाँ से जाने वाले हैं? मेरे बैंक से जाने वाले हैं, करेक्ट? अगर मुझे जर्नल एंट्री पास करनी है तो मैं क्या जर्नल एंट्री पास करूंगी? What is the journal entry on the payment? Party's account debit to bank account. Party's account debit to bank account, ये मेरी जर्नल एंट्री हो, ठीक है? पार्टी का अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या बेरर चेक होने की वजह से बैंक अकाउंट नहीं क्रेडिट करते हुए कैश को क्रेडिट करना, ऐसा कुछ है? When I am giving a bearer हम check, कर सकते। When I am giving a bearer check, जब मैं पेमेंट करती हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि चेक बेरर है कि क्रॉस है कि क्या है। When I am making a payment, because ultimately वो सामने वाला मेरे ही बैंक अकाउंट से पैसे निकाल के लेके जाने वाला। पैसे कौन देने वाली है? मैं चेक कोई भी दे दूं, क्रॉस चेक दे दूं या बेरर चेक दे दूं, सामने वाले को कैश मिल रहा है, दैट इज डिफरेंट स्टोरी। मुझे सामने वाले को क्या मिल रहा है देखना नहीं है। मेरे बैंक अकाउंट से पैसे जा रहे हैं, मेरे कहीं पे भी ड्रॉवर से पैसे नहीं जा रहे कैश के ड्रॉवर में। So when I make a payment by a bearer check, it doesn't make a difference if the check is the cross check or the bearer check. Okay,
So whenever I make a payment with the check, always bank account is going to be credited. But when I receive a bearer check from somebody, that means मैं उसका चेक लूंगी उस पार्टी के बैंक अकाउंट में जिससे मुझे चेक मिला है, उसका आईसीआईसीआई बैंक है, मेरा एचडीएफसी बैंक। जिस पार्टी ने मुझे चेक दिया है उसका आईसीआईसीआई बैंक है, मैं उसकी आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट में जाऊंगी और मैं कैश निकाल कर लेकर आऊंगी। Will it make a difference? When I receive a bearer check, is the money going to be deposited into my bank account? मेरा एचडीएफसी बैंक है, सामने वाला का आईसीआईसीआई बैंक। जब मुझे बेयरर चेक मिलता है तो मैं एचडीएफसी बैंक में नहीं जाऊंगी, मैं उसके आईसीआईसीआई बैंक में जाऊंगी और काउंटर पे खड़ा रह के उसके अकाउंट में से कैश निकाल के लेके आऊंगी। मैंने कहीं पे भी मेरे बैंक को ऑर्डर दिया कि ये चेक मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर लो? नहीं दिया ना, राइट? So whenever I receive a bearer check, bank account will not be debited. Whenever I receive a bearer check, my cash drawer balance is going to be increased because मैं उसके बैंक से जाके cash withdraw करके लेके आने वाली हूँ. So cash account will be debited and जिस पार्टी ने मुझे चेक दिया है उस पार्टी का नाम में क्रेडिट करूंगी. When I receive a bearer check, cash account is going to be debited. So मेरा कैश का बैलेंस मुझे बढ़ाना है. मान लो मुझे 5,000 का बेयरर चेक मिला, तो कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट. क्लियर? दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आया? जब मुझे बेयरर चेक मिलता है तो मुझे कैश बैलेंस बढ़ाना है. जब मैं बेयरर चेक दूं या क्रॉस चेक दूं, कुछ भी दूं, जब मैं चेक देती हूँ तो मुझे बैंक का ही बैलेंस कम करना है. Clear? Yes? Yeah. Now, how to close the cash? Yes. मैम सपोज आई मीन कुछ ट्रांजैक्शन ऐसा है, हमने मतलब पार्टी ने हमें जो चेक दिया है वो बेयरर चेक है एंड उस दिन हमने उसको डिपॉजिट नहीं किया, क्वेश्चन में ऐसा है, और उसके सपोज हमने 2 दिन बाद जाकर उसी चेक को डिपॉजिट किया, तो उस टाइम पे बेयरर को हम कैश मानेंगे, बट जब उसको हम डिपॉजिट करने जाएंगे तब क्या होगा फिर, मतलब उस टाइम पे एंट्री? तो आप उसको डिपॉजिट करने जाओगे, इसका मतलब आपने कैश विड्रॉ करके नहीं लाया ना, आपने उसके ऊपर आपका नाम लिख दिया और आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया, तो एंट्री विल बी सेम जो मैंने पहले बताई. जिस दिन आपको चेक मिला उस दिन कैश बैलेंस बढ़ा लो, ठीक है? क्योंकि वो बेयरर चेक है, आपको लगा कि आप जाके उसके बैंक से पैसे निकाल के लाओगे, तो कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टीज अकाउंट. बट आपने 2 दिन बाद सोचा नहीं चलो कहाँ कैश लेकर आए फालतू में, चलो नाम लिख देते चेक के ऊपर और बैंक में जाके डिपॉजिट करते हैं. तो फिर आप एंट्री पास करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश. जो कैश आपने पहले गलती से बढ़ा दी थी उसको कम कर दो, और क्योंकि अब पैसे आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होने वाले, बैंक अकाउंट को डेबिट कर दो. क्लियर? वो जो कॉन्ट्रैक्ट है इट विल बी फॉलोड इन दैट केस. ओके, ठीक है? So now guys, one more point I forgot to tell you that cash can have a always debit balance. Cash का हमेशा debit balance रहता है. But bank can have an opening credit balance which is called as an unfavorable balance, which is also called as an overdraft. जब हम कैश बुक में 2 कॉलम्स बनाते हैं तो पॉसिबल है कि बैंक को क्रेडिट बैलेंस रहे, उस केस में बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड में होगा यहाँ पे. Whenever they say there is an unfavorable balance to the bank, that means आपका ओवरड्राफ्ट है, उस केस में कैश बुक के बैंक कॉलम के क्रेडिट साइड में बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा. Unfavorable balance means there is an overdraft. Okay? Or a credit balance, a credit balance to your bank as per your own accounting. I mean, जब मैं अभी BRS लूंगी ना, I will explain you that thing once again, okay? But right now remember, unfavorable balance as per bank means there is a credit balance to your bank account. तो उस केस में बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड में होगा, क्योंकि आपने ओवरड्राफ्ट लेके रखा है बैंक से, आपके पास सफिशिएंट पैसे नहीं है, आपके पास पॉजिटिव बैलेंस नहीं है बैंक का, आपके पास नेगेटिव बैलेंस है बैंक. बट मैम बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर क्रेडिट बैलेंस तो उनका फेवरेबल बैलेंस होता है. हाँ, वही वो कल मैं आपको BRS में एक्सप्लेन करूंगी. ठीक है? तो बैंक के हिसाब से क्रेडिट बैलेंस मीन्स अ पॉजिटिव बैलेंस. इन दैट केस आपका कैश बुक में विल बी हैविंग अ डेबिट बैलेंस, कैश बुक बैंक कॉलम विल बी हैविंग अ डेबिट बैलेंस. ठीक है?
इफ यू कैन ब्रिंग इन सम पासबुक, आपके घर में किसी का भी कल आप पासबुक अगर साथ में रखोगे कल इवनिंग को, दैट वुड बी बेटर। ओके, हो गया, यूबी टाइम हो गया, यस 2 minutes। ओके, ठीक है। So tomorrow still one part is remaining to be explained। एक तो है वो डिस्काउंट वाला, इसमें अभी डिस्काउंट कॉलम अगर मुझे इंसर्ट करना है तो हाउ इट वर्क्स एंड सेकेंडली हाउ टू बैलेंस। बट मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू द कॉन्ट्रा एंड एवरीथिंग आई हैव कवर्ड। ओके, तो आपको बहुत ज्यादा इसमें टफ क्वेश्चंस नहीं आएंगे बिकॉज दे विल जस्ट, बिकॉज कोई प्रॉब्लम नहीं दे सकते वो आपको, राइट। दे विल जस्ट योर पोस्टिंग वाला स्किल्स कि आप इसको कैश बुक के डेबिट में डालोगे कि क्रेडिट में डालोगे कि कौन से कॉलम में डालोगे, मैक्सिमम टाइम। इसमें बहुत सारे टफ प्रॉब्लम्स हैं निराली पब्लिकेशन में, बट आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू गो थ्रू ऑल ऑफ देम बिकॉज इट इज नॉट गोइंग टू बी द क्वेश्चन बेस्ड, इट इज अगेन गोइंग टू बी द कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। ओके, ठीक है। तो बेसिक रिवाइज करो गाइस। चलो, या कैन आई लॉग ऑफ फॉर द डे? मैम कल लेक्चर होगा? हाँ, कल भी सेम टाइम इवनिंग। तो आई विल बी स्टार्टिंग विद द बीआरएस इम्पैक्ट। तो थोड़ा सा मैं कैश बुक का 3 कॉलम रिवाइज करूंगी एंड देन आई स्टार्ट विद द बीआरएस and maybe it will be little extended one. I have not decided the time slot yet. I'll let you know by today. Okay. कल आप लोगों को एग्जाम है ना? कल से तो स्टार्ट हो रहा है ना आपके पेपर्स? Yes, ma'am. चलो, all the very best. Give your best. First online examination of Pune University. Thank you, ma'am. Be in a good network. That is the only one thing that I would say. ठीक है, because नेटवर्क कंजेस्ट की वजह से आप लोगों का मूड खराब ना हो। या तो अगर किसी फ्रेंड के यहाँ पे कहीं पे भी अच्छी रेंज है तो वहाँ पे बैठो। एनीवेज देयर आर लॉट ऑफ नेटवर्क इश्यूज व्हिच आर हैपनिंग। ओके, यस चलो ठीक है। सो आई विल बी पोस्टिंग द क्वेरीज। ठीक है, मैं टेस्ट डालूंगी जिन्होंने भी वो ऐप डाउनलोड किया है, यू विल बी हैविंग दैट। ऑलरेडी मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का तो लिंक दे ही दिया है टेस्ट का, राइट। तो वहाँ पे एक साथ सारे 100 क्वेश्चन प्लस क्वेश्चन वहाँ पे हैं। हाँ बोलो मैम, आपसे कल पे बात कर रही है तो कॉल कब करूँ? सॉरी